बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड है, और रिएक्शन काइनेटिक्स में हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करना है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद हम उसमें केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन उससे रिलेटेड जो रेट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। फिर इसमें हम जो है वो नेक्स्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या चीज़ है? केमिकल काइनेटिक्स है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना, और रेट ऑफ रिएक्शन को वो फैक्टर्स जो कि इफेक्ट कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने का नाम केमिकल काइनेटिक्स है, जिसमें ज़ाहिर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन भी डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के हवाले से जो बातें ज़रूरी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने चीज़ों को कंपैरिजन करके लिख दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि कितने टाइम में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से वो जो टाइम है वो अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है या जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। और अगर जो है ना वो एक इंस्टेंट में जो है ना वो चेंज जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम फॉर दैट चेंज, कि उस चेंज के लिए कितना टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल जो है ना वो उसका रिलेशन है वो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी है, और अगर ये हम कंसिडर करते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस रेट है तो फिर ये डी एक्स बाई डी टी है, जिसमें जो हमारे पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो इतने थोड़े टाइम इंटरवल के लिए कि हम उसे एक लम्हा कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इसका जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जो है बनता है, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। टाइम के लिए सेकंड, तो टाइम क्योंकि ओवर में है, फ्रैक्शन के नीचे है, तो फिर ये जो है ना वो पर सेकंड बन जाएगा। तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड इसका यूनिट बन जाएगा बेटा। इसकी जो वैल्यू है यानी रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम के गुजरने के साथ साथ ये चेंज होती चली जाती है। शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि कंसंट्रेशन पे बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। तो शुरू में इनिशियल जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कोलिजन है वो ज़्यादा होगी, कोलिजन के नतीजे में इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, एंड ऑटोमेटिकली उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा जो ना होता चला जाएगा। लेकिन चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता चला जाता है। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या चीज़ है, जिसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। जब आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट लॉ भी हम उसे कहते हैं, तो जैसे ये रिएक्शन है, फर्ज करें ए प्लस बी गोज टू सी, तो बेटा हमारे पास उसकी रेट इक्वेशन क्या होगी कि रेट इज इक्वल टू के, ए और बी की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अब यहाँ पे लिखेंगे। अब ये जो ए और बी की कंसंट्रेशन है अगर हम इसे 1 कंसिडर कर लें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, देन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हम उसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का नाम देते हैं, और जो है ना ये बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो फिर ये तकरीबन कांस्टेंट रहता है, ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है बेटा। और इसके जो यूनिट है, रेट कांस्टेंट के जो यूनिट है, ये डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कोई भी हो सकता है, तो फिर यूनिट ऑफ के निकालने के लिए कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन, एन इज द ऑर्डर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर सेकंड आ जाएगा। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है बेटा, जो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे इसकी मदद से कि रेट कांस्टेंट्स के यूनिट्स जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे। ये जो इधर है हमारे पास
रेट ऑफ रिएक्शन ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? ये बड़ा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अभी हम इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन है, सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सारी चीज़ों पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। और ऑटोमेटिकली जो है ना ये इन चीज़ों की कंसंट्रेशन पे भी ज़ाहिर है कि नेचर जो है ना वो क्या है, तो कंसंट्रेशन उसकी जो है ना कितनी है, सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया में अगेन जो है ना उसकी क्वांटिटी के भी जितना सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर की क्वांटिटी आ जाएगी, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फॉरवर्ड मूव करेगा, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। लाइट, जो लाइट बेस्ड रिएक्शन होते हैं वो लाइट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के हवाले से कंपैरिजन था बेटा। अब नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है बेटा वो है रेट ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप मेजर कैसे कर सकते हैं। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले नंबर पे जो मेथड है वो है फिजिकल मेथड्स और दूसरे नंबर पे जो मेथड है वो केमिकल मेथड्स है। फिजिकल मेथड बेटा ज्यादा एक्यूरेट मेथड है और इनकी परफॉर्मेंस आसान है, आप आसानी से इनको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल मेथड है उसमें जो है ना एक तो उसका जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती चली जाती है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। इसमें हम टाइम और कंसंट्रेशन का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस पर कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, उन पॉइंट्स पे फिर हम जो है ना वो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम उसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो इतना ज़्यादा बेहतर आंसर नहीं आता। लेकिन जो फिजिकल मेथड्स हैं जिनमें हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रोमेट्री आ जाती है, पोलैरिमीटर आ जाता है, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड आ जाता है, डायलैटोमेट्रिक मेथड आ जाता है, कंडक्टोमेट्रिक मेथड आ जाता है। इन मेथड्स में जो है वो हम क्या करते हैं, अभी मैं इनको इनके बारे में डिटेल बताता हूँ। इन सब की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें बेटा किसी भी सब्सटेंस के ऊपर यूवी, विजिबल या इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो फॉल करवाई जाती हैं और उनकी मदद से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं बेटा। स्पेक्ट्रोमेट्री में उसमें लिखा हुआ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज यूज्ड। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अब यूवी जो है ना वो IR रेडिएशन जो है उनको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर फॉल करवाते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस के हवाले से विद द जो है ना वो आप कह सकते हैं कि टाइम के लिहाज से उनकी कितनी एब्जॉर्बेंस है उसको हम चेक करते हुए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो जो है ना वो उसकी अमाउंट ऑफ जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है या एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस हैं वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इसके लिए कंडक्टोमीटर यूज किया जाता है। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे, आयंस जितने ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा, तो फिर आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो जितनी चेंज होती चली जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज चला जाएगा। तो इसमें कंडक्टिविटी जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। जी बेटा जो नेक्स्ट मेथड है वो है डायलैटोमेट्रिक मेथड। डायलैटोमेट्रिक मेथड उन जो ना वो तमाम रिएक्शंस पे अप्लाई होता है जिनमें वॉल्यूम चेंज जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर वॉल्यूम जो चेंज है किसी भी रिएक्शन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ जो है ना वो रिएक्शन पे या उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी जितना वॉल्यूम चेंज होगा हम उसको टाइम पे डिवाइड करके उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में पोलैरिमीटर यूज किया जाता है बेटा। उसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जितना जो ना वो किसी भी जो ना वो लाइट को जितना रोटेट करते हैं, रेडिएशंस को रोटेट करते हैं, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर लिया जाता है। उसको जो ना वो टाइम पे डिवाइड करके हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। जो लास्ट मेथड है वो है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का फाइंड आउट किया जाता है, पर उसमें चेंज देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे फिजिकल मेथड से जो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड हैं, ज़्यादा आसान है कि आप उनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इनमें जो है ना वो आपको जो है ना वो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पता चल जाती है। जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख ली हैं। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या मुराद है कि जैसे अगर फर्ज करें कि पहले ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अगर उनका कंपैरिजन मैं सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ करता हूं और फर्ज करें मैं इनका रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं, तो पहले ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ ज्यादा विगरस, ज्यादा वायलेंट रिएक्शन शो करती हैं एज कम्पेयर टू द सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स। तो रीजन क्या है कि फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं। रीजन उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, उनके एटॉमिक साइज लार्ज हैं,
वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वाटर को वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वाटर की रिडक्शन कर देते हैं, वाटर को रिड्यूस कर देते हैं। दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो फिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, कि वो किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कौन से जो है ना वो उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें ग्रुप में फॉल कर रही है, या किस पीरियड में वो आ रहे हैं, उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह से जैसे एसिड बेस्ड रिएक्शन है, एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू रिडॉक्स रिएक्शंस के। तो एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है उसमें जो है ना वो क्या होता है कि एक सॉल्ट बन रहा होता है, साथ वाटर बन रहा होता है, एसिड ने अपने एच छोड़ने होते हैं, उसने बेस ने अपने OH छोड़ने होते हैं। ये हम कंसिडर करेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के रिएक्शंस हैं जो कि ज्यादा फास्ट होते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर रही होती है या चेंज करती है। कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। एक्चुअली होता क्या है कि रिएक्शन जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कोलिजन पे, और खास तौर पे इफेक्टिव कोलिजन पे। जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता चला जाएगा अगर इफेक्टिव कोलिजन जो है वो ज्यादा होती चली जाएगी। मतलब व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन बेटा वो कोलिजन है जिसमें दो मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट यानी प्रोडक्ट की सूरत में हमारे सामने जो है वो रिजल्ट आता है। मतलब बच्चों को समझाने के लिए मैं इसको इस तरह से कंसिडर करता हूँ कि हमारे सामने फर्ज करें एक दीवार है, हम उसके ऊपर एक दीवार जो है ना वो एक बॉल जो है वो स्ट्राइक करते हैं, बॉल को कोलाइड करवाते हैं, बॉल को फेंकते हैं, बॉल जाके दीवार से टकराता है, टकरा के वापस आ जाता है। अगर इस कोलिजन में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई तो हम इसको इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। यानी बॉल जाके दीवार से टकराया, रबर बॉल है, दीवार से टकराया, टकरा के वापस आ गया, ना दीवार पर कोई असर ना बॉल पर कोई असर, तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है जिसके नतीजे में दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए और टकराने के बाद कोई रिजल्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो ये इनइफेक्टिव कोलिजन है। हम ये कहते हैं इनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये कोई प्रोडक्ट बना सकें। अब है इफेक्टिव कोलिजन। एक बड़ा स्टील बॉल है, आप उसे दीवार पे मारते हैं, वो दीवार को तोड़ देता है, तो अब पहले वाले बॉन्ड्स टूट गए हैं, अब नए बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी ये है इफेक्टिव कोलिजन। इसके नतीजे में नए बॉन्ड्स बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में टकराते हैं तो अगर टकराने पे वो दोबारा से जो है ना वो वापस फ्लाई अपार्ट कर जाएं, एक दूसरे से अलहदा हो जाएं और कोई रिजल्ट ना बने, तो ये इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन टकराने पे पहले वाले बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बने, देन इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो फिर वो जो मैंने यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है इफेक्टिव कोलिजन, तो रिएक्शन इज ड्यू टू इफेक्टिव कोलिजन, या आप ये कह सकते हैं कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास वो एनर्जी है जिसे आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कह रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे और फिर उनके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बाकी मॉलिक्यूल्स को भी रिएक्शन में हिस्सा लेने पे मजबूर करेगी। तो फिर मतलब ये हुआ कि इट ऑल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा, कोलिजन नंबर ज्यादा, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। अगर गैसियस रिएक्शन है तो फिर गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे होते, फिर प्रेशर को कंसीडर किया जा रहा होता है। प्रेशर डबल यानी कंसंट्रेशन डबल, कंसंट्रेशन डबल ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन डबल। तो फिर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन के, और उसमें इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा। ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए होता है। और फिर इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं किस रिएक्शन में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या चीज है? किसी भी चीज को आप कितना पीस रहे हैं, कितना ग्राइंड कर रहे हैं, कितना पाउडर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। बच्चों को समझाने के लिए मार्कर से बात को समझते हैं कि ये मार्कर है बेटा हमारे पास। अगर आप इसको फर्ज करें किसी एसिड में जो है ना वो डिसॉल्व करते हैं, किसी बेस में, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इसकी सरफेस के बाहर वाली साइड पे रिएक्शन होगा। इसकी ये जो मार्कर की अंदर वाली साइड है उस पर रिएक्शन अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके साथ डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट वो लिक्विड वो सॉल्वेंट नहीं आ रहा। तो अगर इसको पीस लिया जाए, इसके पीसने से क्या होगा, इसका हर पार्टिकल अलग हो जाएगा। अब जब आप उसके ऊपर कोई भी सॉल्वेंट डालेंगे जिसके अंदर ये डिसॉल्व हो सके, अब हर पार्टिकल की एबिलिटी बढ़ गई कि वो रिएक्शन में हिस्सा ले सके। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनको जितना पीसा जाएगा, इट मींस उनका सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा, उनकी वो सरफेस अवेलेबल होगी ज्यादा रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे मैंने बात लिख दी है कि पार्टिकल साइज ऑफ द सॉलिड रिएक्टिंग विद द गैसेस, कि वो पार्टिकल का साइज क्या है जो
और उस सॉलिड का है जो रिएक्शन कर रहा है किसी भी गैस के साथ या किसी भी लिक्विड के साथ, वो पार्टिकल साइज जितना कम होता चला जाएगा रिएक्शन में उसके आने के चांसेस उतने बढ़ते चले जाएंगे, यानी उसको जितना पीस लिया जाएगा हर एटम ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा रिएक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन जब वो ज्यादा हो जाएगा तो ये जो पार्टिकल साइज है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे, तो इट मीन सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी कोलिजन बढ़ती है और कोलिजन के बढ़ने से उनकी इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती है, तो जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी बेटा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो फिर जनरली ये बोला जाता है कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन तकरीबन डबल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उन मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ जाती है जिनके पास वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आ जाए जो रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जिक्र किया जाए तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिन मॉलिक्यूल्स जिन रिएक्शंस में जो है ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी उनके रिएक्शन करने की स्पीड उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से ये जो आर्हीनियस इक्वेशन है ये हमें रिलेशन बताती है टेम्परेचर का और रेट ऑफ रिएक्शन का, यानी टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें एक ए जो है वो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कि एक मॉलिक्यूल यहाँ से जो है ना वो चलता है, जाके सामने दीवार से टकराता है, देन वापस यहाँ पे आता है, ये कितने टाइम में वापस आया, इसको हम बोलते हैं वन कंप्लीट कोलिजन, कि सामने जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया वापस यहाँ पे आया, जितने टाइम में ये एक कंप्लीट कोलिजन हुई है दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, आर कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और के जो है वो रेट कांस्टेंट है। टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, वो जो एनर्जी बैरियर था जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैटलिस्ट ने कम कर दिया। वो कम करने से, ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है कि ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, और दूसरा जो है वो कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो गई। तो फिर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होता चला जाएगा। देन व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हम इसकी डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, लेकिन अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो ये है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन, कि मॉलिक्यूल्स के पास वो मिनिमम अमाउंट आ जाए जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड है। होता क्या है, अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से टकराना चाहते हैं और टकराने के बाद वो एक रिजल्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर क्या होता है, इनके पास उतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि इनके पहले वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाए। वो पहले वाले बॉन्ड जब ब्रेक होंगे हम उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे कि ए और ए के पहले वाले बॉन्ड, बी और बी के पहले वाले बॉन्ड खत्म होना शुरू हो गए और ए और बी के नए वाले बॉन्ड बनना शुरू हो गए। इसके 3 नाम हैं। इसका पहला नाम जो है वो है ट्रांजिशन स्टेज, बेटा ट्रांजिशन स्टेट या स्टेज जो भी बोलेंगे। दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तीसरे नंबर पे बेटा जो इसका नेम है वो है इंटरमीडिएट। तो बेटा ये ट्रांजिशन स्टेट, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये इंटरमीडिएट, ये जितना अनस्टेबल होगा रिएक्शन उतना जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होगा, यानी इट मस्ट बी, इट शुड बी अनस्टेबल ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अगर ये स्टेबलाइज हो गया देन प्रोडक्ट नहीं बनना, फिर यहीं पे कॉम्प्लेक्स सा बन जाएगा, फिर प्रोडक्ट हमें कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। तो क्या होता है कि वो जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके बनने के लिए, जल्दी बनने के लिए, ये जो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेज है, ये जो इंटरमीडिएट है, इट शुड बी, इट मस्ट बी अनस्टेबल। अब बेटा इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको पहले डिस्कस करते हैं। जो डेफिनेशंस जो है ना हमने डिस्कस कर ली हुई हैं सबकी, तो अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज बेटा देखते हैं। तो पहला एमसीक्यू है बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के हवाले से, बेटा विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, कहते हैं कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो करता है। यहाँ पे बेटा एक ग्राफ उसने बनाया हुआ है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, मैं यहाँ पे साइड पे बना रहा हूँ इसको। रिएक्टेंट बेटा हाई एनर्जी पे है, प्रोडक्ट लो एनर्जी पे है और एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हाई एनर्जी पे है। एक्टिवेशन एनर्जी वाले को, ट्रांजिशन स्टेज वाले को बेटा उसने E1 कहा है,
इसको उसने E2 कहा है और इसको उसने E3 कहा है। तो E1 चूंकि सबसे ज्यादा है तो फॉरवर्ड जाने के लिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए E1 माइनस E2 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए E1 माइनस E3। तो चूंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन मेंशन कर दिया गया है इसलिए हमारे पास आंसर होगा E1 माइनस E2 यानी अल्फा ऑप्शन। अब बेटा यहीं से हमारे पास दो तरह के जो रिएक्शन है वो क्या है, वो बेटा एक एंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट लो एनर्जी पे होते हैं, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, फिर वो थोड़ी सी एनर्जी लूज करते हुए प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एनर्जी डिफरेंस है, जो हीट का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच। तो एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, डेल्टा एच कम है, ये एंडोथर्मिक के लिए हो गया। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट ऑलरेडी हाई एनर्जी पे है, इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा फिर क्या होगा, वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब जो हमारे पास डेल्टा एच आएगा वो ज्यादा बनेगा और जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आएगी वो कम आएगी। तो एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है और एंडोथर्मिक में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है। तो अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यू है वो देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो है वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमारे इस कोर्स में जो है शामिल है। टॉपिक है जी, टॉपिक जो अभी हमने बेटा पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रेट जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके हवाले से। नंबर 1 पे है द नेचर एंड द कंसोलेशन ऑफ द रिएक्टेंट, के नेचर और कंसोलेशन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा ये। सेकंड नंबर पे सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी ठीक है। थर्ड नंबर पे टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, बेटा उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा नंबर पे लाइट है, लाइट पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो अल्फा ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 ओनली, चार्ली ऑप्शन है 2 एंड 3 और डेल्टा ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4 और यही बेटा इसका आंसर है जी। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर इसको हम समझना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। उनमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो है मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि मॉलिक्यूलैरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ लिखनी है वो है एक्सपेरिमेंटल टर्म। व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज मॉलिक्यूलैरिटी। यहां पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। यहां पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। यहां पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। यहां पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। यहां पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। यानी ये मैंने जितने रिएक्शन लिखे हैं सबकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें नजर आ रहे हैं रिएक्शन में हिस्सा लेते हुए वो बेटा उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है। लेकिन ऑर्डर क्या है, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हम जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि दुनिया में 99% रिएक्शन ऐसे हैं जो सिंगल स्टेप नहीं है, जो एक से ज्यादा स्टेप पे मुश्तमिल है। अब हम हर स्टेप के अंदर जो उसका मैकेनिज्म है वो स्टडी करेंगे, उसका टाइम नोट करेंगे। जब टाइम नोट करेंगे तो जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होगा उसे स्लोएस्ट स्टेप कहा जाएगा और वो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है और उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे वो बेटा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे पहले रिएक्शन में तो स्लो स्टेप को उसके स्टेप्स डिवाइड किए हैं, बाकियों में मैंने जो ना सिर्फ एग्जांपल्स लिख दी हैं, हम उसको समझते हैं बेटा। ये देखें जी, ये बेटा ये ओवरऑल रिएक्शन है। N2O5 जो है ये डिकम्पोज होता है, टूटता है N2O4 में और ऑक्सीजन में। N2O5 जो है वो नजर आ रहा है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है जिसमें N2O5 ब्रेक होता है। पहले फर्ज कर लेते हैं इसको समझने के लिए, पहला जो स्टेप है वो 24 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, ये कंसिडर किया, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। फिर जो दूसरा स्टेप है वो बेटा हम कंसिडर करते हैं कि जी लेस देन 1 सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो जो सेकेंड स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। उसमें क्या हो रहा है,
N2O5 जब ब्रेक हुआ था N2O4 और नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन N2O5 के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ मिलती है, दोबारा N2O4 बनता है और यहां से निकलने वाला एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बना देता है। तो ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल N2O5 के यूज हुए, 2 मॉलिक्यूल N2O4 के बने और एक ऑक्सीजन O2 बना, और जो नेसेंट ऑक्सीजन था ड्यूरिंग रिएक्शन बना, ड्यूरिंग रिएक्शन खत्म हो गया। अब जो पहला स्टेप है उसमें टाइम लग रहा है 24 मिनट, ज्यादा टाइम है, ये स्लो स्टेप कहलाएगा। जो स्लोएस्ट स्टेप है वो ही बेटा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, उसे हम RDS बोल रहे हैं। अब इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं ये बेटा उसका ऑर्डर कहलाता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हमारे पास हम जब इसकी रेट इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं या लिखते हैं तो रेट इक्वेशन इज इक्वल टू Kn2O5 पावर 1, यानी यहां से मॉलिक्यूल की तादाद देख लें या यही मॉलिक्यूल की तादाद उसकी पावर में आती है, एक्सपोनेंट में आती है, तो ये बेटा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कैलकुलेट हुआ वो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है, फास्ट को हम कंसिडर नहीं करते। आप ये देखें कि पूरे रिएक्शन में टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 मिनट, तो यहाँ पे ये लेस देन 1 सेकंड है, सेकंड से भी कम वक्त, यानी टोटल टाइम तो 24 मिनट ही हुआ। तो टोटल टाइम फिर कौन सा वाला है, स्लो स्टेप का। तो इसलिए स्लो स्टेप के अंदर हम जो जितना भी टाइम लगे हम कहते हैं ये उसकी स्पीड है, ये उसका रेट है, इसलिए उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोला जाता है। अब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5। ये बेटा N2O5 की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर फर्ज करें इसकी कंसंट्रेशन 1 है और स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है 25, जो है हम कंसिडर कर लेते हैं 25 मोल्स पर DMQ पर सेकंड बन रहे हैं, तो अगर मैं कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन 3 गुना करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 गुना हो जाएगा। यानी अगर मैं फर्ज करें कि इसको 3 कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 75 हो जाएगा। यानी मैं जितनी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं उसकी N2O5 की रिएक्टेंट की, उतना रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट वाले को देखें तो आपको ये मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये पौधा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाता है, अपने लिए अपनी खुराक तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। अब ये दोनों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों चीजें पौधे को रात के वक्त भी मुयस्सर है, लेकिन तब सनलाइट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनकी कंसंट्रेशन को डबल कर दें लेकिन कंडीशन अप्लाई ना करें तो रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़नी, बल्कि रिएक्शन ही नहीं चलना। रात के वक्त पौधे के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसका मतलब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। यहां क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, रेट चेंज हो रहा था। अब ये जो मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं इसमें आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको बोलते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता बल्कि कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। अब आते हैं इस पे, इसमें दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलकर आगे प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसके स्लो स्टेप की रेट इक्वेशन हमारे पास आई, दोनों की पावर 1 और 1 है, दोनों को मिला के हमारे पास आंसर आया 2। सो इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं, कॉन्सेप्ट दोबारा से लिख रहा हूं इसको कि NO है, O3 है, आगे कोई प्रोडक्ट बन रहा है जी। अब हम इसको जो है समझते हैं कि सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है। फर्ज करें इसकी कंसंट्रेशन 5 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 5 है, प्रोडक्ट बन रहा है, हम कंसिडर करते हैं जी टाइम है 12 मिनट, 12 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट होता है। कंसिडर करें समझने के लिए, मैंने ओजोन की कंसंट्रेशन डबल की, NO की कंसंट्रेशन वही रहने दी और टाइम नोट किया, तो पता चला कि टाइम पर 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ा, 12 मिनट ही है। फिर दोबारा से मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल की, इसको दोबारा से 5 कर दिया और टाइम नोट किया, टाइम पे फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी पहले नंबर पे क्या किया मैंने कि ये ओजोन को डबल किया, फिर NO को डबल किया, लेकिन टाइम पे कोई फर्क नहीं। जब दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करता हूं तो टाइम मेरे पास आया जी 6 मिनट।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कंसंट्रेशन दोनों की डबल कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो रहा है। पहले 12 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था, अब 6 मिनट में हो रहा है, यानी रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है, रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। कब ऐसा हुआ? जब मैंने दोनों की कंसंट्रेशन डबल की। तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर है। जो एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था वो फर्स्ट ऑर्डर था। इसी तरह जो हमारे पास 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा वो थर्ड ऑर्डर होगा। यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी मैंने, लेकिन जो 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होगा वो थर्ड ऑर्डर है। और इस रिएक्शन को देखें, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका वाटर के साथ रिएक्शन है। इसमें आपने सेकंड ईयर में SN1 मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है कि इसमें पहले कार्बोकैटाइन बनता है, कार्बोकैटाइन के बाद दूसरे स्टेप में कार्बोकैटाइन के ऊपर वाटर का OH जो है वो अटैक करता है और देन अल्कोहल बन जाती है प्लस HBr बन जाता है। तो समझने के लिए ये दोनों रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसके स्लोएस्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल है। वो एक मॉलिक्यूल जो है उस वजह से हम ये कहते हैं कि रिएक्शन तो दोनों के दरमियान है लेकिन स्लोएस्ट स्टेप में एक है, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। फिर बच्चों को याद करवाने के लिए मैं ये कहता हूं कि जितने हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन है जिनमें वाटर ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद जो है ना वो वाटर का एक कंपोनेंट जाके किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलकर रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होगा, वो हाइड्रोलिसिस वाले रिएक्शन है, वो सारे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सूडो फर्स्ट मीन वो धोखा दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर मीन कि उसमें एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन फर्ज करें 5 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 5 है, रिएक्शन 12 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, तो जैसे ही मैं इसकी कंसंट्रेशन डबल करूंगा रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाएगी, यानी वो इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर एक्चुअली जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है। यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन चेंज करने से ऐसा हुआ था, यहाँ पे एक ही कंसंट्रेशन चेंज करने से टाइम चेंज हो गया, फिर हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट में ये जो रिएक्शन है हैलोजिनेशन, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है, इसमें क्लोरीन का पहले फ्री रेडिकल बनता है, वो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, प्रोपागेशन करता है, तो वो स्लोएस्ट स्टेप होता है। वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, चूंकि क्लोरीन के मॉलिक्यूल का हाफ एक रेडिकल यूज होता है, इसलिए मॉलिक्यूल का हाफ यहाँ पे लिखा जाता है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 1.5 बेटा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट के बाद पता चली, यानी पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, टाइम नोट करते हैं, फिर देखते हैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल जो है उसके स्लोएस्ट स्टेप में हिस्सा ले रहे हैं, देन हम बेटा उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से कुछ बातें, कुछ क्लासिफिकेशंस जो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब इसके बारे में एक जो है ना वो हमने स्लाइड बनाई हुई है, उसको देखते हैं बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन डेफिनेशन है, इट इज द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट। इसमें यूनिट ऑफ जो हमारे पास यूनिट ऑफ के है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, वो क्या था? वो था जी के, जो यूनिट ऑफ के था कंसंट्रेशन 1 - n पर सेकेंड। n की जगह पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - 0 पर सेकेंड। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स पर dm³ पर सेकेंड। तो बेटा ये रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया फॉर जीरो ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तो n की जगह 1 लिखेंगे, 1 - 1 0, तो 1 - 1 0, कंसंट्रेशन की पावर 0 मीन वो 1 हो जाएगा, पर सेकेंड रह जाएगा। तो ये अभी जीरो ऑर्डर के लिए जो स्लाइड आपके सामने है, मोल पर dm³ पर सेकेंड, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया। एग्जांपल आगे लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, और रेट ऑफ रिएक्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि उनकी जो पावर है वो 0 कंसिडर होती है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इट इज अ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, और इसमें यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है वो पर सेकंड होता है। आगे एग्जांपल 2 and 2 और 5 है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। सेकंड ऑर्डर में जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल जैसा ले रहे होते हैं, और इसका जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है मोल्स की पावर -1 dm की पावर +3 पर सेकंड, यानी पर मोल dm³ पर सेकंड जो है वो इसका जो है यूनिट बनता है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और आगे उसकी एग्जांपल जो है बड़ा लिखी हुई है। तो अब इसी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के वाले से आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। रेट इक्वेशन फॉर इट इज रेट इज इक्वल टू k a की पावर 0। ये बेटा रेट इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो रेट इज इक्वल टू k a की पावर 0, a की पावर 0 मीन 1, तो रेट इज इक्वल टू k, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है वही रेट कांस्टेंट का यूनिट बनेगा। तो पहली इक्वेशन ठीक है, पहली ऑप्शन ठीक है बेटा। बीटा ऑप्शन है, इट प्रोसीड्स एट अ कांस्टेंट रेट विच इज इक्वल टू k,
ये एक कांस्टेंट रेट पर चल रहा होगा जिसको के बोलेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन है यूनिट ऑफ के फॉर इट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये भी सही है बेटा। डेल्टा ऑप्शन है हाफ लाइफ ऑफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा हाफ लाइफ का जो फार्मूला है वो क्या होता है? हाफ लाइफ का फार्मूला होता है टी हाफ एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 n माइनस 1। तो यहां पे जब आप n की जगह 0 पुट करेंगे तो इधर भी 0 आएगा, 0 माइनस 1। तो जो t हाफ लाइफ है फॉर 0 ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के, क्योंकि वो a की पावर 1 ओवर A1 की पावर माइनस 1 आएगा, जो कि ऊपर आके प्लस 1 हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बनेगी। तो फिर यहाँ पे जो डेल्टा ऑप्शन मेंशन की गई है बेटा, वो लिखा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये डेल्टा ऑप्शन गलत है, बाकी ऑप्शन बेटा सारे ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो बेटा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेथड जो उसने हमें बताया हुआ है हमारी बुक में, एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको तुक्का मेथड भी कहते हैं, कि हम अंदाजा लगाएं कि जी ये ऑर्डर हो सकता है। ये सिर्फ अंदाजा है, इसमें जो है ना करेक्शन के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है, एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। ग्राफिकल मेथड है, इसके बारे में भी डिटेल हमारी बुक में नहीं है, ग्राफ बनाया जाता है देन ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंशियल मेथड है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है देन उसके लिए जरिए जो है वो हम उसका ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि अगर फर्ज करें कि दो रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जो ना वो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है कि उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हुए दूसरे की वजह से देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना जो है ना वो चेंज हो रहा है, यानी उसके ऊपर वो कितना डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम उसकी मदद से ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। और एक हाफ लाइफ मेथड है, हाफ लाइफ मेथड में हम जो है ना वो फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो फार्मूला आप पढ़ के आते हैं, जो कि 1 प्लस लॉग T1/T2 ओवर लॉग A2/A1। ये मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, ये है बेटा n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1/T2 और फिर डिवाइडेड बाय लॉग A2/A1। ये बेटा उसके लिए जो हाफ लाइफ मेथड है उसकी मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का ये फार्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने। इसकी मदद से हमें दो चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर्ड है, इनिशियल कंसिडरेशन और उन पे जो है ना वो उनके हिसाब से उनकी हाफ लाइफ, क्योंकि इनिशियल कंसिडरेशन के साथ हाफ लाइफ जब वो डिपेंड कर रही होती है उसके ऊपर, तो जैसे इनिशियल कंसिडरेशन चेंज करेंगे हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो वो जो भी इनिशियल कंसिडरेशन है A1 A2 उनके हिसाब से जो T1 और T2 जो आ जाएंगे हमारे पास उनकी इनिशियल कंसिडरेशन, और फिर उसकी मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा जो रेट इक्वेशंस हैं हमारे पास, उनमें अगर हमें रेट इक्वेशन दे दी जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता चलता ही है, लेकिन फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो जाएगा अगर हमें रेट इक्वेशन दे दी जाए। तो एक क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कहते हैं फॉलोइंग रिएक्शन कंसिडर करें 2a + b गोज टू प्रोडक्ट। आगे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा लिखा हुआ है k = a का स्क्वायर और b की पावर 1, यानी अगर मैं दोनों की पावर सम अप करूं ये इस तरह से बन रहा है बेटा, रेट = k a की पावर 2 b की पावर 1। अगर सिंपली इनको सम अप किया जाए तो ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनता है बेटा। तो इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, अगर कहता है a और b की कंसंट्रेशन 2 कर दी जाए, यानी ये भी 2 कर दिया जाए और b भी 2 कर दिया जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो रेट बेटा 8 टाइम्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अब पहली ऑप्शन है 8 टाइम्स और बीटा ऑप्शन है 4 टाइम, चार्ली ऑप्शन है 2 टाइम, डेल्टा ऑप्शन है 6 टाइम, तो बेटा इसका आंसर हुआ 8 टाइम्स। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है बेटा वो रेट कांस्टेंट्स के हवाले से है। द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बाय रेट इज इक्वल टू KAB, कंसंट्रेशन यूनिट्स आर मोल पर dm³, व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये बेटा वो हमें ये बता रहा है कि रेट इज इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 b की पावर 1, यानी वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों की पावर 1 1 है, तो दोनों को सम अप करेंगे सेकंड ऑर्डर बनेगा। सेकंड ऑर्डर के लिए बेटा वो ये कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट k,
पॉसिबल यूनिट्स क्या होंगे, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देन ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ये बेटा मैंने आपको फार्मूला बताया था कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, एन इज द ऑर्डर पर सेकंड। तो अब आपने एन की जगह पे जो वैल्यू पुट करनी है वो मैं यहाँ पे मिटा के इसको जो है ना वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। एन की जगह पे आ गया 2, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। अब कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, और 1 माइनस 2 का आंसर है -1 पर सेकेंड। ये -1 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल की पावर -1 हो जाएगी, डीएम की पावर +3 हो जाएगी, पर सेकेंड बन जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट ऑफ के हमारे पास बना वो बना मोल की पावर -1 यानी पर मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो अब हम देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है बेटा। पहली ऑप्शन है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये तो आंसर नहीं है। बीटा ऑप्शन है बेटा मोल की पावर -2 डीएम क्यूब है पर सेकेंड है, ये भी नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन है पर मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये बेटा इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन है पर मोल पर सेकेंड, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। ये था बेटा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।